हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये वीडियो कॉन्टिन्यूएशन में है। सी नो डिसरिगार्ड टू एनीवन, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कंपनी एनालिसिस में आपको रिटर्न एंड ग्रोथ के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी बताए जाएंगे, बट वो नहीं बताए गए एंड देयरफॉर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे फोकस करने वाले हैं। नो डाउट कि ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने वाली है, बिकॉज सिंस आपका पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो वैसे ही वेस्ट जनरेशन भी ज़्यादा होगा एंड देयरफॉर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ का भी ग्रोथ अच्छा खासा होगा। बट क्या ये सही कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए? चलिए जानते हैं। यहाँ पे 3 मेजर रिस्क की बात होगी: फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल एंड इंटरनल रिस्क। यहाँ पे मैंने अपना जो डिस्कशन है वो 9 मेजर पॉइंट्स में कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट विच इज़ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे आपका मेजर रेवेन्यू आता है, अगर उसमें से एक भी चला गया तो आपका मेजर रेवेन्यू हिट हो सकता है। एंड वही हो रहा है इस कंपनी में। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे 2018 टू 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 90% जो रेवेन्यू आ रहा था वो टॉप 5 मेजर क्लाइंट से आ रहा है। ये काफ़ी नेगेटिव हो सकता है कंपनी के लिए। नाउ सेकंड थिंग इज़ अबाउट ऑडिट क्वालिफिकेशन। ऑडिट क्वालिफिकेशन का सिंपल सा मतलब कि अगर ऑडिट करते वक्त जो कमियां नज़र आती है, ये ऑडिटर चाहता है कि आप इस बात पे स्पेसिफिकली ध्यान दो, उसको ऑडिट क्वालिफिकेशंस बोला जाता है। एंड इस कंपनी में लास्ट के 4 सालों से ऑडिट क्वालिफिकेशन आ रहा है और 4 to 5 पेजेस में ऑडिट क्वालिफिकेशन आ रहा है। उसको मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। बट ये अगेन मेजर पॉइंट है कि ऑडिटर आपको बोल रहा है कि आपके बुक्स में कुछ मिस्टेक है और आप 3 या 4 साल से उस चीज़ को सुधार नहीं पा रहे हो। दैट्स अ मेजर कंसर्न। नाउ ऑडिट क्वालिफिकेशन है क्या क्या? कंपनी के जो नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल हैं, विच इज़ कि जो मोर देन 1 ईयर से हो चुका है और कंपनी अपने बुक्स में दिखा रही है कि उनको लेने हैं ये पैसे, लेकिन सामने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो उनको दे ही नहीं रहा है। दैट इज़ अमाउंटिंग टू 135 मिलियन। यहाँ पे कंपनी को ऐसा लगता है कि ये पैसा आ जाएगा, बट ऑडिटर को नहीं लगता कि ये आ पाएगा। प्लस ऑडिटर के पास कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं हैं जिससे सब्सटैंशिएट हो पाए कि ये पैसा वापस रिकवरेबल है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड्स टू रिकवरेबिलिटी ऑफ करंट ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे करंट ट्रेड रिसीवेबल जो है ये आपका विद इन 12 मंथ्स का पीरियड में इंक्लूड होता है। एंड यहाँ पे अगेन 197.3 प्लस 375 मिलियन के आसपास का अमाउंट है जो कि आपके बुक्स में आ रहा है रिसीवेबल, बट श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा रिसीव होगा या नहीं होगा। थर्ड बुलेट पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि कंपनी के जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब कि जो कंपनी में बुक्स बनती है अकाउंट्स की, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, और जो कंट्रोल है वो बहुत मटीरियली वीक है। जो ऑडिटर ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है वो मटीरियली वीक यूज़ किया है, विच इज़ लाइक कि ऑलमोस्ट कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपके बुक्स में छेड़ाछाड़ी करना, मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये सिचुएशन है तो आप अपने बुक्स पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो। फिर तो ऑडिट के जो इनकी बुक्स आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स बन रही है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, जो 28% 27% का ग्रोथ दिखा रहा है, वो हमें नहीं पता कि वो कितना सही है या कितना गलत है। इट कुड बी कि वो सही ना हो। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या हो गया? आपका बही खाता टाइप की चीज़, बेसिकली जो आपको एसेट या लायबिलिटीज़ के बारे में बताता है। वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट ये है कि इनके इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे 2018 से 2020 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। एंड जब इसको डिटेल में चेक करते हैं तो 2017 तक कोई कैपिटलाइजेशन नहीं था, 2018 में कैपिटलाइज हुआ है बहुत ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, वो उन्होंने पहले से करना चालू किया एंड जाके 2018 में कैपिटलाइज कर दिया, बट स्टिल अमाउंट आप देखिए बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल बैलेंस शीट साइज़। एंड इंटेंजिबल एसेट्स होते क्या हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जो कि आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि इस एसेट को यूज़ करके कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में। अगेन प्लीज़ एक चीज़ समझिए कि इसका वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये डिपेंड करता है हर एक वैल्यू टू वैल्यूअर, उसका वैल्यूएशन चेंज हो सकता है। सो देयर आर हाई चांसेस कि हो सकता है मैनेजमेंट ने इसको भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन में करवाया हो ताकि अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें और अपने एसेट साइज को इंक्रीज़ करके दिखा सकें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ बुलेट पॉइंट विच इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली आपका सेल से जो आपका पैसा मिलता है वो रेवेन्यू होता है। जब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली चीज़ कि जो आपको आपका जॉब परफॉर्म करना है आपने वो अच्छे से कर दिया हो, और दूसरा ये पॉइंट होता है कि रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आपका रेवेन्यू जनरेट जो हुआ है वो आपको मिलेगा। सेकेंड वाला जो पॉइंट है कि आपको रेवेन्यू भी मिलने की सर्टेनिटी होनी चाहिए, वो इनके रेवेन्यू पॉलिसी में मिसिंग था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि सर्विसेज हैज़ बीन परफॉर्म। जैसे इनका सर्विस परफॉर्म हो गया, इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन स्टेट और सेंटर का फंडिंग। तो अगेन इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन जब कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको बोलते कि सॉरी दे आर नॉट एबल टू पे, एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़्यादा। बट आपके रेवेन्यू में आ चुका है, आपने प्रॉफिट्स दिखा दिया है। देयरफॉर जो हम ये नंबर्स देख रहे हैं 26-27% का ग्रोथ एंड EPS वगैरह में ग्रोथ, ये कहीं ना कहीं हाई रेवेन्यू नंबर से भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगेन डिपेंडेंसी ऑन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इंडिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का हाल बहुत बुरा है। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का स्पेसिफिकली बात करें तो जो उनका एक्सपेंडिचर है
उसका सिर्फ 39% वो कलेक्ट कर पाते हैं बाय प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा सेंटर या स्टेट से आता है। नाउ आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको वो पैसा मिलेगा तो वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, पहले बिल्डिंग रोड्स या ब्रिजेस, इन सब में यूज़ होगा एंड काफ़ी कम यूज़ होगा आपके इन सब प्रोजेक्ट्स में। सो नाउ दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और ये कंपनी खुद यहाँ पे एक्नॉलेज कर रही है कि मैनी म्युनिसिपल्स हैव बीन स्ट्रगलिंग to fund various solid waste management projects from their own revenue receipts, and they are highly dependent on state or central budget allocation. Any decline in budgetary allocation towards this will have a material adverse impact on our business and financial condition and result of operation. So इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर सरकार के साथ है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर सरकार को लग रहा है कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सो डेफिनेटली पॉलिटिशियंस अपने ही रिलेटिव्स को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करेंगे, या ये जो इतने भी कंपनीज है वो पॉलिटिशियंस ही फॉर्म करेंगे एंड उन्हीं को अवार्ड किया जाएगा और वही खुद प्रॉफिट लेंगे। Why would they like to give it to any other company? पॉलिटिशियंस क्यों चाहेंगे कि ये किसी और को फ़ायदा हो? डेफिनेटली वही चाहेंगे कि उन्हीं का फ़ायदा हो यहाँ पे। तो इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन टू बी इन। सिक्स पॉइंट इज़ विथ रिगार्ड्स टू लिमिटेड जोग्राफीज़। सो जैसे पहले मैंने बताया कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, वैसे ही जो कंपनी के ऑपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पैन इंडिया बेसिस पे नहीं है आज की डेट में, गिने चुने जगह पे है। अगर हम बात करें तो मेजरली इनके महाराष्ट्र में है जैसे 2, विच इज़ मुंबई एंड नागपुर में इनका काफ़ी अच्छे ऑपरेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट नोएडा में भी काफ़ी बड़े ऑपरेशन हैं। बट कहीं ना कहीं जो आपकी जोग्राफीज लिमिटेड हो जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस अगर कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर एंटर कर जाता है तो बहुत मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू ही वो डायरेक्टली खा सकता है आपका। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अगेन अ कंफर्टेबल सिचुएशन टू बी इन। सेवंथ पॉइंट इज़ विद रिगार्ड्स टू ग्रुप कंपनी लॉसेज। दैट वाज अ लिटिल शॉकिंग थिंग फॉर मी टू सी कि कंपनी IPO लेके आ रही है, बट अगेन उनके ग्रुप कंपनीज़ में ही लॉसेज दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हैं काफ़ी ग्रुप कंपनीज़ में। सो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, दे वांट टू बुक देयर प्रॉफिट्स, एंड हो सकता है जो नए शोल्डर्स आएंगे उनको ये सारा का सारा लॉस अब्जॉर्ब करना पड़ सकता है। कमिंग टू द 8th and 9th पॉइंट। सो 8th पॉइंट इज़ विद रिगार्ड्स टू लीगल प्रोसीडिंग्स। अब इमेजिन कीजिए जो DHFL एंड येस बैंक है उनका कितना बुरा हाल हुआ है, एंड कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत इसी वजह से हुई थी कि जो उनके प्रमोटर्स थे उनके ऊपर नॉन कंप्लाइंसेस के इश्यूज़ आने लग गए थे। एंड इस कंपनी में देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ केसेस। ये ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, ये नए केसेस नहीं हैं, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग केसेस हैं एंड इट्स अ बिग लिस्ट। यहाँ पे कंपनी ने 3 हेड्स में इसको डिवाइड किया है, विच इज़ कि प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द कंपनी, इन्वॉल्विंग सब्सिडीज एंड इन्वॉल्विंग ग्रुप कंपनीज। एंड आप नंबर ऑफ केसेस देख सकते हैं एंड प्लस अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट भी देख सकते हैं। सो अगेन आई डोंट नो व्हाई वुड आई लाइक टू गो विद द मैनेजमेंट जिसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हो, जिसका कुछ सर्टेनिटी ही नहीं हो कि ये मैनेजमेंट काम भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर आप रिलायंस का भी फॉल देखेंगे तो उनका रिलायंस का फॉल भी, जो रिलायंस कैपिटल है, जो अनिल अंबानी का फॉल हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं मेजरली इसीलिए हुआ था क्योंकि 2G स्कैम में वो फंस गए थे। और जब एक बार वो स्कैम में फंस गए थे CBI की डेली चक्कर लगाना एंड ऑल दैट, ही कुड नॉट रियली फोकस ऑन द बिजनेस। प्लस उनका ब्रांड वैल्यू बहुत इंपैक्ट हो गया था, एंड दैट इज़ आई वी सी कि उनका पूरा का पूरा नेटवर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नॉन कंप्लाइंस की बात की जाए तो यहाँ पे भी 2 नॉन कंप्लाइंसेज हैं, एक तो ROC में फाइलिंग और RBI के अंदर भी इन्होंने प्रॉपर्ली फाइलिंग नहीं की है। नाउ अदर्स की बात करें, सो अदर्स दिस इज़ बेसिकली समरी ऑफ अदर नॉन कंप्लाइंस। अदर्स की बात करें तो दिस इज़ अ समरी ऑफ अदर थिंग्स, अदर रिस्क फैक्टर्स जो हमें लगते हैं कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैं, विच इज़ फर्स्टली स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट कॉस्ट वेरिएशन। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं 5, 7, 10 ईयर्स के, और यहाँ पे कई बारी आपके फिक्स रेट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते हैं कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा सरकार से, लेकिन आपकी लागत कई बार इंक्रीज़ हो सकती है। सो देयर आर इंस्टेंसेस वहाँ पे जहाँ पे इन्फ्लेशन हो सकता है, या कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, या फिर कुछ बड़ा पत्थर वत्थर आ गया, या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है जहाँ पे आपकी लागत इंक्रीज़ हो जाए, बट जो आपको रेवेन्यू मिलने वाला है वो फिक्स रहेगा। तो अगेन वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्ट लॉस है कि आपका खर्चा ज़्यादा लग गया बट आपको पैसा ही नहीं मिला। सो इट्स अ बिग लॉस। सेकंड बुलेट पॉइंट की कंपनी बहुत सारे व्हीकल्स को ओन करती है, बिकॉज कचरा उठाने के लिए, वेस्ट कलेक्शन के लिए काफ़ी सारी मशीनरी यूज़ होती हैं एंड दे आर वेरी हैवी मशीन्स। सो ये सारी की सारी काफ़ी हद तक जो है वो लोन पे थी, बट अगर कंपनी को ये चेंज करना पड़ जाए, कंपनी माइट हैव टू बाय द न्यू वन, दैट कैन बी अ सिग्निफिकेंट बिगर एक्सपेंडिचर ऑन देम। सो दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज द वे प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो, दिस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। थर्ड पॉइंट कि कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सटेंशन बेसिस पे हैं एंड यहाँ पे कोई रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है ही नहीं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है। अब इमेजिन कीजिए IL&FS में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि 5-7 ईयर्स के थे, बट वो 15-16 ईयर्स तक उनको एक्सटेंड किया गया। अगर इतना एक्सटेंड किया जाएगा तो डेफिनेटली आपको लॉसेज होंगे। सो वही यहाँ पे पोटेंशियली हो सकता है एंड कंपनीज ऑल्सो एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट। फोर्थ बुलेट पॉइंट इज़ कि जो उनके सब्सिडीज़ हैं और जो ग्रुप कंपनीज हैं उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं, एंड अनसिक्योर्ड लोन्स का एक नेगेटिव बात ये होता है कि वो कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, वो कभी भी बोल सकते हैं कि हमारा पैसा वापस दो। उस सिचुएशन में अगर कंपनी के पास कैश नहीं हुआ, सो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है।
बिकॉज़ अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो अपने लेंडर्स का, सो कोई जो लेंडर है वो डेफिनेटली आईबीसी में अप्रोच कर सकता है एंड उस केस में कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है। एंड लास्ट जो कि अगेन क्रिटिकल पॉइंट है कि ये जो कंपनी है वो काफ़ी हद तक लेबर इंटेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड सिंस इट इज़ डीलिंग इनटू वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे हेल्थ हज़ार्ड्स होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अगर वो सिचुएशन होता है और कंपनी इज़ लाइबल टू पे एनी कॉम्पनसेशन और समथिंग, दैट कैन बी अगेन अ बिग एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस ये लेबर एक इंटेंसिव है, यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का फॉर्म होना बहुत ईजी है एंड हो सकता है कि वो भी कंपनी में दबाव डाल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट दैट वी सी इन दिस कंपनी। सो दीज आर द मेजर 9 पॉइंटर्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस विद यू। पर्पस अब ये है कि आपके पास पूरा का पूरा पिक्चर होना चाहिए विच इज़ पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स। आपको पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड तो आपको दिख रहा है लेकिन रिस्क भी है इस कंपनी में। नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू डिसाइड इन अ बेटर वे कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनालिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर